हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। तो चलिए देखते हैं विषय हिंदी और किस सत्र के लिए, सत्र 2022-23 के लिए। चलिए, विशिष्ट हिंदी जो है हमारा खंड अ, सत्र 2022-23, इसमें जो हम देखेंगे अलंकार परिचय, किसके बारे में पढ़ेंगे? अलंकार परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे। और ये हमारी पाठ पुस्तक हिंदी का पाठ 1 है, जो पाठ 11 वात्सल्य के पद सूरदास से लिया गया है और लर्निंग आउटकम H710 है। चलिए देखिए पाठ सामग्री क्या दिया है। पाठ 11 वात्सल्य के पद सूरदास। मैया मोही दाऊ बहुत खिजाओ, मोसो कहत मोल को लीहो, तो ही जसुमती कब जायो। नंबर 3 है कहाँ कहो एही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। नंबर 4 पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम्हारो तात। नंबर 5 में बताया गोरे नंद यशोदा गौरी, तुम कत श्याम शरीर। और नंबर 6 में कहा है तारी देत देत हसत गवाल सब, सीखे देत बलवीर। तो ये वात्सल्य पद के सूरदास के पद दिए थे, जो कृष्ण भगवान और बलदाऊ के बारे में बताया गया है कि इसमें बलदाऊ किसे यानी शिकायत कर रहा है। कौन? श्री कृष्ण किससे? अपनी मैया से, बलदाऊ की। वो कहता है कि आपको मोल में खरीद के लाया गया है, तुम काले हो, तुम्हारी माँ गोरी है, पिताजी गोरे हैं, इस प्रकार इसमें बताया गया है। खैर, हम देखते हैं इसके आगे क्या दिया। शिक्षक या मेंटर गतिविधि के निर्देश दिए गए। शिक्षक दिए गए पद को लय और ताल के साथ वाचन करें और किन्हीं 3-4 छात्रों से लय के साथ वाचन कराएं। अब प्रस्तुत पद में प्रत्येक पंक्ति में क्रमशः क्रमांक अंकित किए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5। नंबर 1, पद की प्रथम पंक्ति में रेखांकित शब्दों में प्रारंभ में किस वर्ण की आवृत्ति है? जो हमने पढ़े थे, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। तो इसमें जो क्या कहा है, प्रथम पद की पंक्ति में आप देख सकते हैं आपकी पुस्तक में कि प्रथम पद की पंक्ति में रेखांकित शब्दों के प्रारंभ में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? म वर्ण की। किसकी? मैया मोरी, म वर्ण की हुई है। फिर पद की द्वितीय पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? इसमें भी मोसो कहत मोल, यानी म वर्ण की हुई है। तृतीय पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? कहाँ कहो, यानी क वर्ण की आवृत्ति हुई है। और चतुर्थ पंक्ति में रेखांकित शब्दों के अंत में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? तो अंत में माता तात। देखो अंत में क्या दिया, किसमें? चतुर्थ पंक्ति में देखना है आपको, माता में ता और तात में त, तो त वर्ण की आवृत्ति हुई है। और चौथे और छठवें पंक्ति में देखना आप, चौथी पंक्ति पुनित पुनित, क्या कहा है? 2 बार कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो पुनित पुनित, और कौन से में कह रहा है? छठवें में दे दे। इसी प्रकार अन्य वर्ण पुनरावृत्ति की पहचान कराएं। शिक्षक अब छात्रों को ध्यान आकर्षित करें। शिक्षक अब छात्रों को ध्यान आकर्षित करेंगे। देखिए इसमें क्या ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा गया है। यहाँ प्रस्तुत पद में वर्णों की आवृत्ति से पद की शोभा बढ़ गई। यहाँ पद के वर्णों की आवृत्ति से पद की शोभा बढ़ गई। इस प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। वास्तव में अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। तभी कहा जाता है अलकरोति इति अलंकार, अर्थात अलकरोति इति अलंकार, अर्थात जो शोभा करता है वही अलंकार है। जो शोभा करता है वही अलंकार है। इसी प्रकार उदाहरण देकर अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका कौन सा? शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार। अलंकार के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। यदि शब्दालंकार की परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हैं, जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार की परिभाषा पूछा गया तो क्या बता देंगे? जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ बताए। काव्य की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। अलंकार के भेद कितने होते हैं? अलंकार 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार।
फिर उसकी परिभाषा इस प्रकार भी बना सकते हैं, अलंकरोति इति अलंकार, यानी अर्थात जो शोभा करता है वही अलंकार है। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। अब इसमें गतिविधि अभ्यास दिया हुआ है। क्या दिया है इसका अभ्यास 1 देखते हैं। अभ्यास 1 में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अ नंबर, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व तो खालिस्तान कहलाते हैं। अभी बताए थे हमने आपको, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व तो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ब नंबर देखिए, अलंकार का अर्थ है, अलंकार का अर्थ क्या है, आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या है, आभूषण। फिर अल करोति इति, अभी हमने बताए थे अलक करोति इति के बाद यहाँ खालिस्तान है तो यहाँ क्या आ जाएगा, अलंकार। जो शोभा करता है वही अलंकार है। नंबर 2, द अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा भी आपको बताए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें चारू चरण की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, शब्दों के प्रारंभ पंक्ति में, प्रारंभ यानी शुरू वाली पंक्ति में, पहली पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। देखो, चारू चरण की चंचल किरणें, यहाँ पे किस वर्ण की, च च च च वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। शब्दों के प्रारंभ पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई, कौन बार बार आया है, तो शब्दों के प्रारंभ पंक्ति में च वर्ण बार बार आया। कौन सा वर्ण आया है, च वर्ण। तो उत्तर क्या हो जाएगा, च वर्ण की आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न अभ्यास 2 में देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, इसका अ नंबर, कविता में कौन सा शब्द 2 बार आया है, तो घटा, घटा यानी कविता में घटा शब्द 2 बार आया है। अगला देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, पंक्ति में कौन सा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 बार कौन प्रयुक्त हुआ है, कनक, कनक 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 2 बार प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए इस पंक्ति में कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखिए एक दोहा दिया है, कौन सा दोहा है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। दोहे के में रेखांकित शब्द का अर्थ, रेखांकित शब्द कौन सा, पानी, अर्थ मोती मानस और चून के लिए है। क्रमशः किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो मोती के लिए चमक या आभा, मोती के लिए जो पानी शब्द का उपयोग हुआ है वो चमक या आभा। मानस शब्द के लिए पानी का उपयोग मान सम्मान या मनुष्य। चून के लिए अस्तित्व या आटा, चून के लिए अस्तित्व या आटा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट, पीपर पात सरिस मंडोला का क्या अर्थ है, तो उत्तर हो जाएगा पीपल के पत्तों की तरह मन डोलता है। इस प्रकार से ये आपका 3 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। शिक्षक मेंटर निर्देश शिक्षकों द्वारा चर्चा करते हुए निष्कर्ष में क्या है, ये कुछ चीज़ें दी हैं, आप देख सकते हैं। जैसे जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसके भिन्न भिन्न अर्थ हों, वहाँ यमक अलंकार होता है, जैसा कि ऊपर के प्रश्न क्रमांक 4 अ और ब में है। देखते हैं उसमें, जैसे कनक कनक से 100 गुनी, यानी कि देखिए उसमें क्या बताया, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया, तो जैसे कनक कनक 2 बार आया है और उसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। एक कनक मीन्स होता है धतूरा और एक कनक मीन्स होता है सोना। तो यहाँ यमक अलंकार होता है, जैसा कि ऊपर के प्रश्न क्रमांक 4 का अ और ब में देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 जो दिया था आपका, उसके अ और ब में देख सकते हैं आप। ठीक है, जहाँ एक शब्द के प्रकरण के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द का अर्थ चिपका हुआ, यहाँ शब्द में अर्थ छिपे रहते हैं, जैसा कि प्रश्न क्रमांक 2 में है। हम प्रश्न क्रमांक 2 में इसे देख सकते हैं। फिर 2 वस्तुओं में भिन्नता रखते हुए अनेक रूप गुण और आदि में समानता बताई जाए तब उपमा अलंकार होता है, जैसा कि प्रश्न क्रमांक 3 में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिया गया है। देखते हैं अब इसमें आगे क्या दिया। अभ्यास 3,
अभ्यास 3 में दिया है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। किसका दोहा है ये? रहीम का। और दूसरा दोहा दिया है, करता था सो क्यों किया, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। ये किसका है? कबीर का दोहा है। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं। इन दोहों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते? तो बड़े लोग अपने मुंह से अपनी प्रशंसा या बड़ाई कभी नहीं करते। कहा ना, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल। और बड़े लोग जो होते हैं वो बड़े बोल भी नहीं बोलते, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करेंगे, अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे। फिर इसके बाद अगला सेकंड नंबर, कौन अपना मूल्य स्वयं कभी नहीं बताता? हीरा अपना मूल्य स्वयं नहीं बताता। यहाँ पे जो हीरा होता है वह अपना स्वयं का मूल्य नहीं बताता। हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल, यानी कि हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा मोल लाख टके का है, यानी कि हीरा अपना मूल्य स्वयं नहीं बताता। प्रश्न नंबर 3 देखिए, रहीमन जी के दोहे में किन वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है? तो रहीमन जी के दोहे में ब वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है। बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, यानी ब वर्ण की बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से क्या खाने को नहीं मिल सकता? तो यहाँ पे बताया था, बोया पेड़ बबूल का, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, यानी कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से आम खाने को नहीं मिल सकता। अगला प्रश्न देखिए, कोई व्यक्ति कब पछताता है? बुरे कार्य करने के बाद में कोई व्यक्ति पछताता है। अगला प्रश्न अभ्यास 4 का, दिए गए कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति की गई है? तो देखिए, कबीर का पहले दोहा था, उसकी प्रथम पंक्ति क्या है? करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, यानी कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति हुई है। किस वर्ण की? क वर्ण की। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कबीर के दोहे की दूसरी पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति? दूसरी पंक्ति क्या है? बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, यानी कि यहाँ पे ब वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई, आवृत्ति हुई है। तो कबीर के दोहे की दूसरी पंक्ति में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, कविता में शब्दों के आरंभ और अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम उत्तर दे सकते हैं, कविता में शब्दों के आरंभ या अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इन दोहों में कौन सा अलंकार है? इन दोहों में अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जो एक अक्षर है या एक वर्ण है उसकी 2 या 2 से अधिक बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इन दोहों में कौन सा अलंकार आ रहा है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जब एक ही अक्षर या वर्ण 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हो गई। इसके बाद मूल्यांकन 1, गतिविधि और अभ्यास। कविता को बारीकी से हर बात में स्पष्ट अलंकार के छात्रों की परिभाषा ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा आप। अब देखिए क्या दिया है, मेरे मटमेले आंगन में फुदक रही गौरैया, कच्ची मिट्टी की दीवारें घास पात की छाजन, मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन, यहाँ कहाँ से तू आ बैठी हरियाली की रानी, जी करता है तुझे चूम लूँ, ले लूँ मधुर बलैया, मेरे मटमेले आंगन में फुदक रही गौरैया। नीलम की सी नीली आंखें सोने से सुंदर पर, अंग अंग में बिजली सी भर, फुदक रही तू फर फर, फूली नहीं समाती तू तो मुझे देख हैरानी, आजा तुझको बहन बना लूँ और बनूँ मैं भैया। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ क्या दिया है, एक कविता दिया हुआ था, किसकी? गौरैया से संबंधित है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन्हें देख लेते हैं। कविता में कवि ने किस पक्षी का वर्णन किया? तो इस कविता में कवि ने गौरैया पक्षी का वर्णन किया है। कवि ने गौरैया की आँखों की तुलना किससे की? कवि ने गौरैया की आँखों की तुलना नीलम से की। अगला प्रश्न, उनके पंखों की तुलना किससे की गई? तो जो उनके पंखों की तुलना सोने से की गई। प्रश्न नंबर 4 देखिए,
हम तुलना किसी से किसी की क्यों करते हैं? हम तुलना किसी की किसी से इसलिए करते हैं, समानता को स्पष्ट करने के लिए करते हैं, अपनी समानता को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। तुलना करने वाले अलंकार को क्या कहते हैं? तुलना करने वाले अलंकार को उपमा अलंकार कहते हैं। इस कविता में पुनरुक्ति वाले शब्द छाटिए। पुनरुक्ति यानी कि जो सेम एक से शब्द होते हैं, जैसे तिनके, अंग अंग, फर फर। इस कविता में जहाँ तुलना के लिए सी से शब्द आए उन अंशों को लिखिए, जैसे अंग अंग में बिजली सी। तो देखिए यहाँ पे दिया था नीलम की सी नीली आंखें सोने से सुंदर पर। तो यहाँ पे क्या आ गया? जैसे नीलम की सी नीली आंखें, जैसे बिजली सी आया तो यहाँ नीलम की सी आ गया, यहाँ सोने से के लिए सोने से आ गया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। और प्रश्न क्रमांक 7 के साथ जो आपकी हिंदी की जो अभ्यास कार्य था यहाँ कंप्लीट होता है। और यह पाठ कौन सा था अपना? पार्ट 11 वात्सल्य के पद, सूरदास, लर्निंग आउटकम H 710। और ये आपके प्रश्न क्रमांक किसमें दिया था? 2 से 7 तक यहाँ कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हिंदी का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उपसर्ग और प्रत्यय, वह आने वाली वीडियो में बताएंगे। यदि आपको हमने जो अलंकार का परिचय बताया है, अलंकार का परिचय आपके समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।